डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम FY BA के प्रश्न पत्र 2 के खंड 2 की इकाई 5 हिंदी के आधुनिक युग का प्रारंभ भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग में भारतेंदु युग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना के तौर पर हम बात करें तो आधुनिक काल से पूर्व का कालखंड रीतिकाल के नाम से जाना जाता था। इस कालखंड की समय सीमा अधिकतर विद्वान 1643 से 1843 तक ईस्वी मानते हैं। फिर भी आधुनिक काल की प्रारंभिक सीमा के विषय में अलग अलग विद्वानों के मत प्रचलित है। कुछ विद्वान 1857 ईस्वी तो कुछ 1868 ईस्वी, कुछ 1850 ईस्वी को आधुनिक काल के प्रथम सोपान भारतेंदु युग का आरंभ मानते हैं। इस प्रकार सन 1843 से 1857 तक की अवधि को आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आधुनिक साहित्य को जानने से पूर्व आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि से अवगत होना बहुत जरूरी होता है। तो आइए आगे हम आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक साहित्य की पृष्ठभूमि में सबसे पहले तो आधुनिक शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आधुनिक शब्द के अर्थ को जानेंगे। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य को जानने व समझने से पहले हमें आधुनिक शब्द को जान लेना बहुत जरूरी है। आधुनिक शब्द से यहाँ अभिप्राय दो बातों से है। पहला, मध्यकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों का त्याग एवं नए तर्कपूर्ण समाज व साहित्य की स्वीकृति, और दूसरा, पारलौकिकता के स्थान पर इहलौकिकता को महत्व। साहित्य में आधुनिकता से अभिप्राय उस बदलाव से है जो मध्यकालीन भक्ति व रीतिकालीन साहित्य से अलग होकर कुछ तर्कपूर्ण, नवीन व समसामयिक परिस्थितियों के अनुसार नयापन लिए हुए हो। इस काल तक आते आते रचनाकारों ने परलोक की चिंता त्याग कर इहलोक, जिसमें हम जी रहे हैं, उसको सुधारने पर बल दिया। यही बदलाव साहित्य और समाज दोनों में दिखाई पड़ा। इसी को आधुनिकता कहा जा सकता है। आधुनिकता अर्थ जानने के बाद हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण आधुनिक साहित्य हमारे सामने आया। तो सबसे पहले हम इन परिस्थितियों को एक एक करके जानेंगे। पहली परिस्थिति होती है राजनीतिक परिस्थितियां। 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ सिद्ध हुई। इसमें पहले प्लासी का युद्ध, बक्सर युद्ध, बंगाल पर अंग्रेजी अधिकार तथा 1857 में लगभग संपूर्ण देश का अंग्रेजों के अधीन होना आदि भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का देसी राजाओं ने विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बना दिया गया। अंग्रेजों ने यहाँ अपने शासन कार्य को सुचारू रूप से चलाने एवं अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण की भाषा को अपनाया। इस कार्य के लिए जन भाषा ही अधिक उपयुक्त होती। इस काल में होने वाले मुद्रण कला के आविष्कार ने भाषा विकास में महान योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज के ग्रंथों की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की और अंग्रेजी मिशनरियों ने भी अपनी प्रचार पुस्तकें हिंदी में ही छपवाई। इस तरह विभिन्न मतों के प्रचार कार्य से भी हिंदी का समुचित विकास हुआ। इस काल में राष्ट्रीय भावना का भी विकास हुआ। इसके लिए श्रृंगारी ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई। समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का पर्याप्त विकास हुआ। इन राजनीतिक परिस्थितियों को तत्कालीन साहित्यकारों ने बड़ी निकटता व गंभीरता से देखा। वे इन सब बातों को साहित्य में अभिव्यक्ति देने लगे और ऐसा साहित्य रचा गया जिसमें राष्ट्रीयता का स्वर गूंजता हो। राजनीतिक परिस्थिति के बाद हम बात करेंगे सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों की। तो सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों में
अंग्रेजी शासन और उसकी नीतियों का प्रभाव भारत की सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों पर भी पड़ रहा था। इस युग में दोनों तरफ से समाज सुधार और धार्मिक के सुधार की बात होने लगी। एक तरफ भारतीय समाज सुधार और धर्म सुधार की अलग जगह रहे थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार भी भारत की रूढ़िवादी परंपरा को अवैध घोषित करने पर आमदा थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा, कन्यावध जैसी सामाजिक बुराइयों को अवैध घोषित कर दिया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। दूसरी तरफ भारतीय समाज सुधारक भी इस दिशा में अग्रसर थे। 19वीं शताब्दी में भारत में राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की, स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की, एनी बेसंट जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, आदि ने समाज व धर्म की विसंगतियों को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी, तिलक और विवेकानंद के विचारों ने भी जनमानस को प्रभावित किया। फलस्वरूप समाज व धार्मिक क्षेत्र की संकीर्णताएं कम हुई। स्त्री की दशा को प्रत्येक सुधारक व चिंतक ने सुधारने का प्रयास किया। फिर हम देखते हैं तो आर्थिक परिस्थितियां, तो भारत में इंग्लैंड सरकार की आर्थिक नीतियां शोषणकारी थी। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के आर्थिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करना था। वे यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों में इंग्लैंड ले जा रहे थे और वहाँ पर तैयार माल भारत में महंगे दामों में बेच रहे थे। इस प्रतिस्पर्धा के सामने भारतीय उद्योग धंधे टिक नहीं पा रहे थे। परिणाम स्वरूप भारतीय कारीगर बेकार हो रहे थे और रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे थे। शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगी थी। भारतीय किसान, मजदूर, व्यापारी, कारीगर आदि सभी अंग्रेजों के शोषण का शिकार थे। अतः सभी संगठित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होने लगे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। खादी का प्रचार इसी आर्थिक शोषण के विरोध का एक रूप था। अंग्रेजी की शोषणकारी नीतियों के कारण भारत के आम जन की आर्थिक दशा चिंतनीय थी। क्रांति से पूर्व भारतीय गांव अपने आप में स्वतंत्र इकाई थे। उनके निवासियों की जरूरतें वहीं पूरी हो जाती थी। उनका शहरों से संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। अंग्रेजों की नीतियों ने गांव के छोटे छोटे धंधों को नष्ट करना आरंभ किया। अंग्रेजों ने जमींदारों का एक वर्ग तैयार कर दिया जो उनका आखिर तक सहायक सिद्ध होता रहा। खेती का भी व्यावसायीकरण हुआ। लाभप्रद वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा। नई आर्थिक व्यवस्था ने मध्यम वर्ग को जन्म दिया। इस वर्ग ने भी क्रांति की दिशा में महत्व की भूमिका निभाई। आर्थिक परिस्थिति के बाद आती है साहित्यिक पृष्ठभूमि, यानी कि साहित्यिक परिस्थिति, जिसमें हम देखें तो आधुनिक काल का आगमन हिंदी जगत में नवीनता लेकर आया। इससे पूर्व रीति काल का अधिकांश साहित्य राज्याश्रय में रचा गया। आश्रयदाता राजा की प्रशंसा कर यश और धन की प्राप्ति रचनाकारों का प्रमुख उद्देश्य रहा था। 1857 की क्रांति ने जनमानस को चेतना में बदलाव दिया। जब देश, धर्म, समाज और संस्कृति के विषय में व्यक्ति चिंतन करने लगा, प्रेस, छापे खाने आदि की स्थापना ने नवीन साहित्य के सृजन व प्रसार में महत्व की भूमिका निभाई। अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह स्कूल खोले। कलकत्ता में 1880 में मदरसा खोला गया। बनारस में 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। यहाँ देश भाषा पर काम प्रारंभ हुआ। इस कॉलेज में पाठ्य पुस्तक लेखन का कार्य आरंभ हुआ। 1854 में वुड के घोषणा पत्र के अनुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को बल मिला। विश्वविद्यालय खोलने की बातें प्रारंभ हुई। अंग्रेजों ने भले ही शिक्षा का यह कार्य अपने लाभ के लिए किया हो, किंतु इसका लाभ भारतीय जनमानस को भी मिला। एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ जिसका दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्ष था। भारत में प्रेस की स्थापना का श्रेय पुर्तगालियों को है।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई में 1764 ईस्वी में मुद्रण कार्य शुरू करवाया। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के कई जगह छापे खाने खुले। भारतीय संदर्भों में इस दिशा में पहल राजा राम मोहन राय ने की। उन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन करवाया। हिंदी का पहला पत्र उदंत मातन कलकत्ता से 1826 में निकला। इसके बाद प्रजामित्र 1834, समाचार सुधावर्षण 1854 आदि का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस पत्रों ने एक और अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना प्रारंभ किया तो दूसरी ओर समाज सुधार की दिशा में भी अपनी सशक्त भूमिका निभाई। नई व्यवस्था ने भारतीयों की दशा व सोच को प्रभावित किया। रही सही कसर यातायात ने पूरी कर दी। आमजन अपने गांव नगर से बाहर निकला और देश से विभिन्न हिस्सों के संपर्क में आया। ज्ञान, विज्ञान व संवाद के नए माध्यम सामने आए। जरूरत की वस्तुओं के साथ साथ ज्ञान विज्ञान का साहित्य व पत्र पत्रिकाओं की पहुंच सुलभ हुई। इन सब बातों ने भारतीय जनजीवन को खासा प्रभावित किया। समाज के नजरिए में बदलाव आया। अंग्रेजों ने भले ही शिक्षा, यातायात और प्रेस आदि की स्थापना अपने हितों के लिए की हो, किंतु इसने भारतीय जनमानस में चेतना जगाने में भी अपनी महत्व की भूमिका अदा की। आधुनिक काल की शुरुआत जिस युग से होती है वे है भारतेंदु युग। अब हम भारतेंदु युग का परिचय प्राप्त करेंगे, जिसमें हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1857 से 1900 तक का कालखंड भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। यह युग आधुनिक काल की हिंदी कविता का प्रथम सोपान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड के लिए प्रथम उत्थान शब्द का प्रयोग किया। इस कालखंड के लिए पुनर्जागरण काल शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखें तो भारतेंदु युग की सीमा के बारे में बात करेंगे तो भारतेंदु युग की समय सीमा को लेकर भी विद्वान एकमत नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को नई धारा प्रथम उत्थान की संज्ञा देते हुए इसकी समय सीमा संवत 1925 से 1950 तक स्वीकारी है। मिश्र बंधु ने इसकी समय सीमा 1926 से 1945 विक्रम संवत तक स्वीकारते हैं। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे विक्रम संवत 1927 से 1957 तक माना है। कुछ विद्वान 1857 की क्रांति को आधार मानते हुए इसका आरंभ 1857 ईस्वी से मानते हैं। ठीक भी है कि 1857 की क्रांति ने भारतीय समाज पर गहरी छाप छोड़ी और क्रांति के बाद के भारत की सोच में आधुनिकता द्रष्टव्य होने लगी। इसीलिए क्रांति के वर्ष को आधार मानते हुए इस कालखंड का आरंभ 1857 ईस्वी से स्वीकार जाए तो भी अनुचित न होगा। और सरस्वती पत्रिका जो कि द्विवेदी युग के आरंभ का शंखनाद करती है, वहां तक की अवधि अर्थात 1900 ईस्वी तक इस साल की परिसमाप्ति माना ठीक होगा। इस प्रकार 1857 से 1900 ईस्वी की अवधि को भारतेंदु युग की संज्ञा दी जानी चाहिए। अब हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनके काव्य के बारे में बात करेंगे। हिंदी के आधुनिक काल के पुरोधा कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के अपूर्व योगदान के कारण ही इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु युग के साथ ही भारतेंदु मंडल के कवियों ने भी हिंदी कविता को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन कवियों का सामान्य परिचय निम्नवत है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म इतिहास प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में काशी में 1850 में हुआ। इनके पिता का नाम बापू गोपाल चंद गिरधरदास था। वे स्वयं अपने समय के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। निज भाषा उन्नति, अहिसब उन्नति को मूल का जीवन का मूल मंत्र मानने वाले हरिश्चंद्र पर बचपन से ही साहित्यिक संस्कारों ने अपना प्रभाव जमाना आरंभ किया। भारतेंदु पर वल्लभ संप्रदाय का विशेषतः सूर के भक्ति काव्य का प्रभाव पड़ा। भारतेंदु ने मात्र 35 वर्ष की अल्प आयु में ही लगभग 135 ग्रंथों की रचना की। इनमें से लगभग 70 काव्य कृतियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 पत्रिकाएं भी निकाली।
कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बाला बोधिनी 1874। हरिश्चंद्र मैगजीन को एक ही वर्ष बाद अर्थात 1874 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम दे दिया। स्त्री शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाल बोधिनी का संपादन किया। हिंदी की आधुनिक काव्य धारा के अंतर्गत प्रवर्तक भारतेंदु के काव्यों में हमें प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के भी दर्शन होते हैं। रीति काव्य की परंपरा का प्रभाव उनकी श्रृंगार व प्रेम परक रचनाओं पर देखा जा सकता है। राजभक्ति के भाव उनकी कविता में दिखते हैं, तो वही राष्ट्रभक्ति की भी पुरजोर ध्वनि उनके साहित्य में सुनाई पड़ती है। इसी युग के दूसरे कवि है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के कवियों ने प्रेमघन एक चर्चित नाम है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के एक श्रेष्ठ व संपन्न ब्राह्मण परिवार में प्रेमघन का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादर्श, अलौकिक लिया, वर्षा बिंदु आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारतेंदु की भांति ये भी पत्रिका संपादन से जुड़े रहे। अपने नागरी नीरज साप्ताहिक पत्र और आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किया। भारतेंदु का इन पर गहरा प्रभाव था। अंग्रेजों द्वारा दादा भाई नौरोजी को काला कहकर रंगभेद के आधार पर अपमान करने पर इन्होंने कविता लिखकर अंग्रेजों के इस व्यवहार का करारा जवाब दिया था। उसके बाद आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म बेजे गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में सन 1856 में हुआ। आप ब्राह्मण पत्रिका के संपादक के रूप में विख्यात रहे। विनोदी स्वभाव के रचनाकार होने के कारण मिश्र की कविताओं में समाज सुधार, देशभक्ति, प्रेमाभिव्यंजना, हास्य विनोद जैसी प्रवृत्तियां द्रष्टव्य होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, संगीत शाकुंतल, रसखान शतक और लोकोक्ति शतक है। आप अलंकारों की अपेक्षा संप्रेषण की सहजता के पक्षधर थे। प्रताप नारायण के बाद आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ के राजकुमार ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य में श्रृंगार व प्रकृति वर्णन के विषय प्रमुखता से दिखाई देते हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता और श्यामा सरोजनी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने ऋतु संहार व मेघदूत नामक कृतियों का अनुवाद भी किया। श्यामा स्वप्न इनका काव्यमय उपन्यास है। उनके बाद आते हैं अंबिका दत्त व्यास। पीयूष प्रवाह के संपादक अंबिका दत्त व्यास का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता का नाम दुर्गादत्त व्यास था। पावस पचासा, सुकवि सत्सई, कंसवध जो अपूर्ण है, इनकी प्रमुख रचनाएं है। बिहारी की दोहों को बिहारी विहार नाम से कुंडल्याचंद में विस्तृत किया। उसके बाद आते हैं राधाचरण गोस्वामी। भक्ति, श्रृंगार और राष्ट्र प्रेम को अपनी कविता का मुख्य विषय बनाने वाले गोस्वामी जी ने नवभक्तमल, दामिनी, दूतिका, शिशिर सुषमा, प्रेम बगीची, भारत संगीत और विधवा विलाप आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। तत्कालीन देश दशा से दुखी होकर इन्होंने सुधारवादी दृष्टि अपनाई। उनके बाद आते हैं राधा कृष्ण दास। भारत 12 मासा, देश दशा, राम जानकी, रहीमन विलास और विनय आदि कविताओं की रचना करने वाले राधा कृष्ण दास की कविताओं में विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है। ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, अतः उनका भी इनकी कविता पर बहुत प्रभाव पड़ा। वहीं श्रृंगार, प्रेम व समाज सुधार की भावना भी दिखाई पड़ती है। भारतेंदु युग के कवि और काव्य का परिचय प्राप्त करने के बाद भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें पहली है राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति। भारतेंदु युगीन कवियों की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के भावों की अभिव्यक्ति मिलती है। समकालीन देश दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए इन कवियों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध किया तथा जनमानस में राष्ट्रीयता के भावों का संचरण किया। भारतेंदु की कविता विजयनी विजय, वैजयंती, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद अरुणोदय और प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवंत में हम राष्ट्रीयता के स्वर सुन सकते हैं।
कुछ आलोचकों ने भारतेंदु व उनके मंडल के कवियों पर राजभक्ति का भी आरोप लगाया है। दूसरी प्रवृत्ति है सामाजिक चेतना की अभिव्यक्ति। इस युग के कवियों का ध्यान समाज की विषम व्यवस्था और समाज में व्याप्त बुराइयों की ओर भी गया। उन्होंने समाज सुधार से जुड़े विषयों यथा नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, विधवा जीवन की पीड़ा, वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रभावों आदि को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया। तीसरी प्रवृत्ति है श्रृंगार रस वर्णन। रीतिकालीन कवियों की भांति इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं में श्रृंगार के अद्भुत वर्णन किए। भारतेंदु की प्रेम माधुरी व प्रेम तरंग, प्रेमगन की युगल मंगल स्तोत्र, ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रेम संपत्ति लता, अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित पावस पचासा आदि में हम श्रृंगारिकता के भावों की अभिव्यक्ति देख सकते हैं। चौथी प्रवृत्ति है भक्ति भावना की अभिव्यक्ति। भारतेंदु युगीन कवियों ने निर्गुण धारा की वैराग्य भावना मिश्रित भक्ति और सगुणोपासकों की वैष्णव भक्ति और राष्ट्र प्रेम समन्वित ईश्वर भक्ति के भावों की अभिव्यक्ति अधिक मिलती है। हास्य और व्यंग का वर्णन। भारतेंदु मंडल के कवियों ने तत्कालीन सामाजिक दशा, अंग्रेजी शासन प्रणाली की विसंगतियों आदि को अपने व्यंग का निशाना बनाते हुए समाज व शासन को दिशा दिखाने का काम किया है। छठी प्रवृत्ति है प्रकृति वर्णन। भारतेंदु युग के कवियों के काव्यों में प्रकृति का आलंबन रूप दिखाई पड़ता है। भारतेंदु की वसंत होली, प्रेमगन की मयंक महिमा, अंबिकादत्त व्यास की पावस पचासा आदि में प्रकृति का यह रूप दिखाई पड़ता है। भारतेंदु ने अपने नाटकों में भी प्रकृति के सुंदर काव्यमय वर्णन किए हैं। समस्या पूर्ति भारतेंदु काल की प्रमुख प्रवृत्ति है। कवि समाज के समक्ष काव्य पंक्ति के रूप में एक समस्या प्रस्तुत की जाती थी और उपस्थित कवि अपनी प्रतिभा के बल पर अन्य पंक्तियों को जोड़ते हुए उस समस्या का हल दर्शाते थे। आठवीं प्रवृत्ति है अनुवाद की प्रवृत्ति। भारतेंदु युगीन कवियों ने अनुवाद की परंपरा को भी अपनाया। इन्होंने संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया। स्वयं भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का और तदीय सर्वस्व जगमोहन सिंह ने ऋतुसंहार व मेघदूत का अनुवाद किया। वहीं श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ द्वारा रचित हर्मिट व द डेंजर्ड विलेज नामक ग्रंथों का अनुवाद एकांतवासी योगी एवं उजड़ ग्राम नाम से किया। नवी प्रवृत्ति है पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी भारतेंदु युग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतेंदु जी स्वयं नए नए पत्र पत्रिकाओं को प्रोत्साहित किया करते थे। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बाला बोधिनी, हिंदी प्रदीप, भारत जीवन, आनंद कादम्बिनी, पीयूष प्रवाह आदि इस युग की महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। 10वीं प्रवृत्ति है कला विशिष्ट। भारतेंदु युग मुख्यतः मुक्तक काव्य का युग था। उस युग के अमूमन सभी कवियों ने मुक्तक काव्यों की रचना की। इस काल में कजली व लावण्यों की रचना हुई। समस्या पूर्ति व मुकरियों का लेखन भी पर्याप्त मात्रा में हुआ। गजल लेखन भी इस काल में हुआ। सरसता, सहजता और व्यावहारिकता के अलावा प्रसंगानुकूल लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रयोग इस काल की कविता को विशिष्ट बनाता है। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, गीतिका और हर गीतिका आदि प्रसिद्ध छंदों का व्यवहार भी द्रष्टव्य होता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने परंपरा पालन के साथ साथ हिंदी कविता को नई गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार बिंदु रूप हम कह सकते हैं कि आधुनिक शब्द से अभिप्राय दो बातों से है। पहला, मध्यकालीन साहित्य प्रवृत्तियों का त्याग व नए तर्कपूर्ण समाज व साहित्य की स्वीकृति, और दूसरा, पारलौकिकता के स्थान पर इहलौकिकता को महत्व। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1857 से 1900 तक का कालखंड भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग में हिंदी के आधुनिक काल के पुरोधा कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र और भारतेंदु मंडल के कवियों ने हिंदी कविता को अपना उल्लेखनीय योगदान दिया। भारतेंदु युग की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, समाज सुधार, ईश्वर भक्ति के भावों को अभिव्यक्ति मिली।
इनकी कविता में प्रकृति का आलम्बन रूप दिखाई पड़ता है। समस्या पूर्ति भारतेंदु काल की एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में दिखाई पड़ती है। भारतेंदु युग कवियों ने अनुवाद की परंपरा को भी अपनाया। यह युग मुख्यतः मुक्तक काव्य का युग था। तो आज हमने हिंदी कविता में आधुनिक काल की परिस्थितियों का और भारतेंदु युग का परिचय प्राप्त किया है। अगले वीडियो में हम द्विवेदी युग यानी कि इसी इकाई के दूसरे युग द्विवेदी युग और उनके कवि और काव्य के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः